साल है 2026 और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह बदल चुकी है। हाँ, और आज हम इसी पर डीप डाइव कर रहे हैं, जिसे एनालिस्ट कह रहे हैं पाकिस्तान का घेराव, एनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान। और आज हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे पाकिस्तान की दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी वो पूरी तरह से बिखर गई, और कैसे भारत अफगानिस्तान की एक नई दोस्ती ने इस्लामाबाद के लिए मतलब 2 मोर्चों पर जंग का एक भयानक सपना सच कर दिया है। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो आइडिया था वो हमेशा से यही था ना कि अफगानिस्तान में एक दोस्ताना हुकूमत हो। बिल्कुल, ताकि भारत से जंग के हालात में वो पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने और फिर से संगठित होने के लिए एक सेफ जोन मिल सके। राइट। और देखिए, इसीलिए 2021 में जब तालिबान वापस आया तो इस्लामाबाद में क्या कहते हैं, एक तरह से जश्न मनाया गया। उन्हें लगा कि उनका मिशन पूरा हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक गलतफहमी साबित हुई। तालिबान 2.0 ने साफ कह दिया कि वो उनकी कठपुतली नहीं बनेंगे। और डुरंड लाइन जैसे मुद्दों पर भी तो रुख बहुत सख्त हो गया था उनका। हाँ, बेहद आक्रामक रुख अपना लिया। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। जैसे ही पाकिस्तान का असर काबुल में कम हुआ, भारत ने एक बड़ा दांव खेला। साल 2025 इसका टर्निंग पॉइंट था। हाँ, वो अक्टूबर 2025 में जब अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी दिल्ली आए और भारत ने ऐलान किया कि वो काबुल में अपने मिशन को एक फुल फ्लेज्ड एम्बेसी में अपग्रेड कर रहा है। और बात यही नहीं रुकी। नवंबर में तालिबान ने मुंबई में अपना कौंसल नियुक्त किया, जिसे भारत ने चुपचाप स्वीकार भी कर लिया। अच्छा, एक मिनट, ये एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक क्यों था? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ये सब तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता दिए बिना किया। मतलब उन्हें वो अंतर्राष्ट्रीय वैधता नहीं दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, लेकिन अपने सारे मतलब साध लिए। एग्जैक्टली। भारत ने दुनिया को दिखाया कि तालिबान के साथ काम करने के लिए उन्हें मान्यता देना जरूरी नहीं है। इससे भारत को सीधी पहुंच मिली और पाकिस्तान वो अलग थलग पड़ गया। लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं था, है ना? 2025 में एक बड़ा सुरक्षा संकट भी आया। हाँ, 22 अप्रैल का वो पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। और इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो अब तक का मतलब पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा हमला था। ड्रोन और मिसाइल हमले, वो भी पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में। हाँ, लेकिन इस पूरे संकट का सबसे चौंकाने वाला पहलू था काबुल का रिएक्शन। तालिबान ने न सिर्फ पाकिस्तान का साथ देने से इनकार किया, बल्कि उन्होंने पहलगांव हमले की निंदा की, आधिकारिक तौर पर निंदा की। ये इस्लामाबाद के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका था। अविश्वसनीय। मतलब काबुल अब इस्लामाबाद के इशारों पर नहीं चलता, ये दुनिया को साफ हो गया। सही बात है। तो ये तो हुई मिलिट्री और डिप्लोमेसी की बात, लेकिन इसका एक तीसरा एंगल भी है, इकोनॉमी, व्यापार। भारत ने पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल एडवांटेज को कैसे बेअसर किया? इसका जवाब एक शब्द में है, चाबहार। मई 2024 में भारत और ईरान के बीच वो 10 साल की डील। हाँ, वो एक असली गेम चेंजर थी। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये डील हुई तो इस्लामाबाद के कई थिंक टैंक्स ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। शायद उन्होंने इसकी असली ताकत को समझने में देर कर दी। और इसका असर जमीन पर कैसे दिखा? जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव बढ़ा और पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं बंद की, तो यही चाबहार बंदरगाह अफगान व्यापारियों के लिए एक लाइफलाइन बन गया। अच्छा। उनकी ट्रांसपोर्ट लागत 60% तक कम हो गई। और साथ में जो काबुल दिल्ली एयर फ्रेट कॉरिडोर था, उसने तो पाकिस्तान के भौगोलिक वीटों को, आप कह सकती हैं, पूरी तरह से बेकार कर दिया। तो जनवरी 2026 में हम कहाँ खड़े हैं? इस पूरे घेराव का निचोड़ क्या है? नतीजा साफ है। पहला, कूटनीतिक अलगाव। इस्लामाबाद काबुल में अपना सारा प्रभाव खो चुका है। दूसरा, भारत की रणनीतिक आजादी। अब उसे सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। और तीसरा और सबसे खतरनाक, 2 मोर्चों का खतरा। हाँ, पाकिस्तानी सेना अब पूर्व में भारत और पश्चिम में टीटीपी और एक असहयोगी अफगान शासन के बीच बुरी तरह फंस गई है। ये वाकई एक जबरदस्त बदलाव है। तो आज का हमारा डीप डाइव मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक घेराव पर था, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और खतरे की आहट भी है, जल घेराव। बिल्कुल। भारत के पास सिंधु जल संधि को बदलने की ताकत है और वो काबुल नदी पर बांध बनाने में अफगानिस्तान की मदद भी कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस जियोपॉलिटिकल शतरंज का अगला दांव पानी पर नियंत्रण की लड़ाई होगी?